बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटीबायोटिक्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमारे पास टॉपिक है एंटीवायरल ड्रग्स। और आज की जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट एचआईवी, यानी कि जो हमारे पास ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी का जो एक तो इन्फेक्शन के किस तरह से वो किसी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, और फिर हमने उसकी डिस्कस करनी है ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो हमारे पास ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जिसको हम एचआईवी कहते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, जिसको हम एड्स का नाम देते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिजीज कॉज करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वायरस है एचआईवी, ये लेंटी वायरस सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि सब ग्रुप है रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस क्या होता है? बेसिकली रेट्रोवायरस वो वायरसेस होते हैं जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। वैसे डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये वो वायरसेस हैं जो ऑपोजिट चलते हैं, आरएनए को डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो हमारे पास एचआईवी होता है, इसमें बेसिकली देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, यानी तीन ऐसे एंजाइम्स हैं जो एचआईवी की पैथोजेनेसिस में उसको हेल्प देते हैं। एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा इंटीग्रेज और तीसरा प्रोटीएज। ये तीन वो एंजाइम्स हैं, बेसिक एंजाइम्स, जो एचआईवी को इन्फेक्शन फैलाने में मदद देते हैं। पैथोजेनेसिस पे हम बात करें कि एचआईवी हमें किस तरह इन्फेक्ट करता है, तो एचआईवी प्रेफरेंशियली हमारे जो टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स जिसको CD4 सेल्स कहते हैं, उनको जाके डिस्ट्रॉय करता है। तो इस जिस वजह से हमारे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और जब हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मली इन्फेक्शन कॉज नहीं भी होते, इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से वो इन्फेक्शन कॉज होना शुरू हो जाते हैं। तो CD4 के साथ साथ जिन जिन सेल्स पे CD4 प्रोटीन्स होती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स, उनको भी साथ साथ डिस्ट्रॉय कर देता है एचआईवी। ट्रांसमिशन की बात करें कि एक इंसान में एचआईवी आता कैसे है, तो पहली पहली सबसे जो मेजर कंसर्न है सेक्सुअल कांटेक्ट, फिर इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए, या प्रीनेटल ट्रांसमिशन यानी मदर से बेबी में जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। अच्छा, अक्सर जो डिजीज होती है वो एयरबॉर्न भी जाती है, लेकिन एचआईवी का ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एयरबॉर्न से पहले ये वाटर ट्रांसमिशन या इंसेक्ट से फैलता हो। इसके अलावा एचआईवी इन्फेक्शन अकर्स बाय ट्रांसफर ऑफ एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स, या फ्री एचआईवी किसी में चला जाए डायरेक्ट वायरस, या किसी के इन्फेक्टेड सेल से चला जाए। थोड़ा बहुत जो एचआईवी मिलता है वो स्लाइवा में या टीयर्स में भी मिलता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उससे कोई एविडेंस नहीं होता कि टीयर्स से भी एचआईवी या स्लाइवा से एचआईवी फैल सके। और इसके अलावा जो एचआईवी किसी बंदे में इन्फेक्शन होने की जो डोज है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी वायरस थोड़ा सा भी आ गया वो हेपेटाइटिस करवा देता है। एचआईवी की जो डोज है वो बहुत ज़्यादा है। और स्पेसिफिकली कुछ लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो सकती हैं, उनमें फिर जैसे सिफिलिस वगैरह है, अगर बंदों को ऐसा है पेशेंट्स को, उनको फिर एचआईवी की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या अनसर्कमसाइज्ड मेल जो होते हैं उनमें हायर रिस्क है एज कम्पेयर टू सर्कमसाइज्ड मेल। तो इन्फेक्शन की क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो बेसिकली एचआईवी की तीन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एक्यूट स्टेज, मिडिल स्टेज और फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी या लेट स्टेज। एक्यूट स्टेज तकरीबन 2 से 4 हफ्तों का होता है। इसमें बंदे को फीवर, लेथार्जी यानी थकावट, सोर थ्रोट, गला खराब होता है, लिम्फेडिनोपैथी, मैक्यूलोपेपुलर रैश, ट्रंक पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, ल्यूकोपीनिया, वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है। ये एक्यूट स्टेज है, तो पहले 2 से 4 हफ्तों के अंदर होता है। लेटेंट स्टेज, अगर इस इन 2 से 4 हफ्तों में बंदे को ट्रीट नहीं किया जाता पेशेंट को, तो फिर लेटेंट स्टेज आती है तकरीबन, और ये फिर सालों तक चली जाती है। एसिम्प्टोमेटिक रहता है इसमें पेशेंट, और वायरीमिया इसमें अक्सर नहीं होता, यानी वायरस ब्लड में फैलता नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ एचआईवी जो होता है इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फ नोड सेल्स बट रिमेन सिक्वेस्टेड, यानी जो एचआईवी है वो सिक्वेस्टेड रहता है, हमारे लिम्फ नोड्स में सिक्वेस्टेड रहता है, ब्लड में फैलता नहीं है। तीसरी चीज जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेज, या इसी को हम एड्स कहते हैं, जब हमारा जो CD4 सेल है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है, इसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेज कहते हैं। और ये वो स्टेज है कि जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में फैल जाते हैं। तो ट्रीटमेंट पे आते हैं अब, कि फर्ज करें किसी बंदे में एचआईवी फैल गया है, तो अब हमने ट्रीट कैसे करना है उसे। जैसे कि हम पहले ये बात कर चुके हैं कि एचआईवी के अंदर तीन बड़े बड़े एंजाइम्स हैं, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, प्रोटीएज है और इंटीग्रेज है। सबसे पहली चीज
ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है कि जिसके थ्रू एचआईवी अपना इन्फेक्शन फैला रहा है, पहला टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को किसी तरीके से हम बंद करवा दें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बंद करवा देंगे, एचआईवी इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। दूसरा एंजाइम हमारा टारगेट होता है प्रोटीएज, प्रोटीएज को बंद करवा दें। और तीसरा टारगेट है इंटीग्रेज। इन तीन एंजाइम्स को बंद करवा देंगे तो एचआईवी ना रेप्लिकेट कर पाएगा और ना ही इन्फेक्शन फैला पाएगा। फिर एंट्री इनहिबिटर्स, ये एक ऐसे ड्रग्स होती हैं जो एचआईवी को सेल्स में घुसने नहीं देता। तो ये तो पहली 5 क्लासेस हो गई जो हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं, यानी कि रेट्रोवायरस को मारने की ड्रग्स हैं, उसके खिलाफ काम करती हैं। दो और क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जिनको फार्मेकोकाइनेटिक एनहांसर्स कहते हैं। बेसिकली ये एज अ एडजुवेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि जो पहली 5 ड्रग्स हैं उनके साथ मिला के देते हैं, जैसे राइटोनाविर, कोबिसिस्टेट है। अपनी इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, खुद एचआईवी को नहीं किल करते, लेकिन जो ऊपर की 5 ड्रग्स हैं उनके साथ दे देंगे तो ऊपर 5 ड्रग्स की जो फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सबसे पहले जो एचआईवी की जो थेरेपी है, इनिशियल थेरेपी ऑफ एचआईवी किस तरह होती है? सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एनआरटीआईज या एनएनआरटीआई, यानी कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। दो ये ड्रग्स साथ में एक प्रोटीएज इनहिबिटर देते हैं बूस्टेड, और साथ साथ इंटीग्रेज इनहिबिटर। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हम दे सकते हैं। इनिशियल थेरेपी जो हमने कोई भी अप्रोप्रिएट रिजीम सिलेक्ट करनी है उसकी एक कुछ बेसिस होती हैं। सबसे पहले तो अवॉइड करना है दो ऐसी ड्रग्स को जो सेम न्यूक्लियोसाइड एनालॉग हो, यानी एक तरह की दो ड्रग्स नहीं देनी। फिर हर ड्रग की अपनी टॉक्सिसिटी है, वायरल ड्रग की तो बहुत टॉक्सिसिटी होती है। कभी भी ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी को हमने एक साथ नहीं देना, अवॉइड करना है। पेशेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिजीज सिम्टम्स, कुछ कंकरेंट इलनेसेस होती हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम ड्रग देते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा ड्रग इंटरेक्शंस पे, और एडहियरेंस टू द रिजीम, इसको भी हमने अवॉइड करना है, या ईज ऑफ एडहियरेंस हो। अच्छा, गोल्स ऑफ थेरेपी, हमने एचआईवी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी देनी क्यों है, हमारा मैक्सिमम क्या गोल हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैक्सिमली एंड ड्यूरेबली सप्रेस द एचआईवी आरएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो एचआईवी जो रेप्लिकेट करते हैं हमने मैक्सिमम क्या करना है कि उसको सप्रेस करना है कि वो रेप्लिकेट ना करे। दूसरा, जो पेशेंट की जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है एचआईवी की वजह से बिल्कुल डिक्लाइंड है, हमने उसको रिस्टोर करवाना है। तीसरा, जो एचआईवी की वजह से जो है मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, हमने उसको रिड्यूस करना है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास गोल्स होते हैं जो हमने थेरेपी देनी होती है, उसके बेसिक गोल्स ये होते हैं। तब हम ड्रग्स पे आते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है, जिसको एनआरटीआईज कहते हैं। तो जो एनआरटीआईज हैं फर्स्ट एजेंट्स होते हैं या फर्स्ट लाइन थेरेपी एचआईवी की है। अब इनमें जो ड्रग्स आती हैं जैसे जिडोवुडीन, लेमिवुडीन, एमट्रिसिटाबिन, टिनोफोविर, डाइडेनोसिन, स्टेवुडीन और एबेकाविर, ये वो ड्रग्स हैं जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी कि जो पहला एंजाइम हमने बात की कि जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है, हमने उस एंजाइम को ब्लॉक करना है इन ड्रग्स के थ्रू। अब मोस्टली देखे जाए तो दो कम से कम इसमें से हम ड्रग सिलेक्ट करते हैं और ये मेन स्टे होते हैं मोस्ट इनिशियल थेरेपी पे। इन पूरी लिस्ट में से कम दो ड्रग्स आती हैं जो हमारे पास रिजीम बनती है। तो मोस्ट कॉमनली टिनोफोविर, एबेकाविर, एमट्रिसिटाबिन और लेमिवुडीन, ये वो ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा जो हमने बात की टिनोफोविर में, अक्सर टिनोफोविर डाइजोप्रोक्सिल फ्यूमरेट, ये उसका सॉल्ट होता है, साथ में एमट्रिसिटाबिन, ये कीमोप्रोफाइलेक्सिस में भी यूज करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म की बात करें कि बेसिकली ये ड्रग करती क्या है, ये जो एजेंट्स हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होती हैं। एनआरटीएस आर द एनालॉग्स ऑफ नेटिव, अच्छा राइबोसाइड्स जो होते हैं हमारे पास, जो शुगर कंटेनिंग राइबोज है, जो हमारे पास राइबोज 5 कार्बन शुगर होती है डीएनए में, ये उसके एनालॉग होते हैं। मेन पॉइंट है कि इनके अंदर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। देखें, जब भी डीएनए बाइंड करता है तो वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू आगे बॉन्डिंग करता है। ये वो ड्रग्स हैं कि जिसमें 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। तो जब एक मॉलिक्यूल डीएनए का दूसरे मॉलिक्यूल से मिलता है यानी बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड नहीं बनता और डीएनए की चेन वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है हमारे पास इन ड्रग्स का। तो फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। जो मोस्टली ओरली ड्रग्स जाती हैं, जेडोवोडीन जो है वो आईवी में भी अवेलेबल है। एक्सक्रीशन इनकी किडनी के थ्रू होती है, तो क्योंकि किडनी के थ्रू ही जा रही हैं सारी ड्रग्स,
तो कहीं पे भी अगर किसी पर्सन को रीनल इंसफिशियंसी है, फिर हम डोज एडजस्टमेंट की तरफ देखते हैं। एबाकाविर जो है वो मेटाबोलाइज होती है बाय लिवर, तो उसका इतना इशू नहीं होता किडनी के साथ। फिर सेकंड क्लास जो है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी कि ये भी वही एंजाइम इनहिबिटर हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो पहली क्लास थी, लेकिन ये नॉन न्यूक्लियोसाइड है, यानी ये उसके एनालॉग नहीं होते। तो इसमें जो ड्रग्स हैं नेविरापिन, डेलाविरिडिन, एफावायरिन, एट्रावायरिन और रिल्पीवायरिन, ये वो ड्रग्स होती हैं। अब जो एफावायरिन और रिल्पीवायरिन रिकमेंडेड हैं एंड इनिशियल एंट्री रेट्रोवायरल रिजीम में, यानी ये जो मेन ड्रग्स हैं एफावायरिन और रिल्पीवायरिन। मैकेनिज्म की बात करें तो दे बाइंड टू द एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड एलोस्टेरिक हाइड्रोफोबिक साइट, यानी अगर आपके पास इंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट की बजाय ये जाके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं। अब जब एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेंगे तो एंजाइम की जितनी भी कन्फर्मेशन होती है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। फिर उसकी वजह से जो नॉर्मल उसका लाइगेंड होता है वो वहां पे बाइंड नहीं कर सकता, और दोनों कंडीशन में वायरस जो है वो जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है। तो ये जो ड्रग्स हैं इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में एक प्रॉब्लम है कि ये क्रॉस रेजिस्टेंस करवाती हैं, यानी एक ड्रग की रेजिस्टेंस होगी तो पूरी की पूरी क्लास ही रेजिस्टेंट हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इनके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एफावायरिन वैसे सेफ है इन पेशेंट्स को इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज ऑफ इट्स लोअर पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरेक्शन विद रिफामाइसिन। इस पूरी क्लास में जो एफावायरिन है वो वैसे ड्रग इंटरेक्शन इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एफावायरिन की जो ड्रग है वो रिफामाइसिन के साथ इंटरेक्शन नहीं करती, तो ट्यूबरक्लोसिस में ये ड्रग हमारे पास यूजफुल होती है क्योंकि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर इट्रावायरिन जो है सेकेंड जनरेशन NNRTI है, एक्टिव अगेंस्ट मेनी स्ट्रेन्स ऑफ HIV दैट आर रेजिस्टेंट टू द फर्स्ट जनरेशन। थर्ड क्लास हमारे पास है प्रोटीएज इनहिबिटर, यानी एक एंजाइम अब तक हम ब्लॉक कर चुके जिसका नाम था जो हमारे पास थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है कि ये बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेंज को छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेंज फिर आगे जाके डिफरेंट वायरल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो हम पहले ही हम उसके एंजाइम को ब्लॉक कर दें ताकि बड़ी पॉलीपेप्टाइड जो वायरस के वो छोटी पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट ना हो। तो जो हमारे पास ड्रग्स हैं एटाजेनाविर, डरूनाविर, फॉसमप्रेनाविर, आइडिनाविर, लोपिनाविर, सेक्विनाविर और टाइप्रानाविर, ये वो ड्रग्स हैं जो प्रोटीएज इनहिबिटर होती हैं, यानी कि इनिशियली हम उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो करंट HIV गाइडलाइंस है दे ओनली सिलेक्ट अ फ्यू ऑफ देम, जैसे कि एटाजेनाविर और डरूनाविर ये ड्रग्स यूज होती हैं। इनकी एक तो अच्छी बात ये है कि ये इंप्रूव्ड एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है, यानी कि जितनी एडवर्स इफेक्ट बाकियों के साथ आती थी इनके साथ वो नहीं आती। उसके बाद वायरोलॉजिक एफिकेसी इनकी बहुत ज़्यादा है, डोजिंग इनकी आसान है। सो दे हैव अ हाई बैरियर टू रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं होती, और जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं वो रिकमेंडेड है इनिशियल रिजीम में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है कि ये ड्रग्स जाती हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं HIV एस्पार्टाइल प्रोटीएज के, ये जो एंजाइम होता है। तो क्लीवेज ऑफ द वायरल पॉलीप्रोटीन इनटू नंबर ऑफ एसेंशियल एंजाइम्स नहीं हो पाती। दूसरा, द इनहिबिशन प्रिवेंट्स द मैच्योरेशन ऑफ द वायरल पार्टिकल, जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं उनको मैच्योर होने नहीं दिया जाता। तो इन ड्रग्स की जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है उनकी बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी में हाई फैट मील्स की वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है, एंड दे आर सबस्ट्रेट फॉर साइटोक्रोम 3A4 आइसोएंजाइम के ये हैं सबस्ट्रेट्स हैं, यानी उसी लिवर के थ्रू ये मेटाबोलाइज होती हैं। एक्सक्रीशन इनकी यूरिन के थ्रू होती है। एडवर्स इफेक्ट देखें तो नोजिया वोमिटिंग डायरिया इनके साथ होता है, ग्लूकोज में डिस्टर्बेंसेस, लिपिड मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंसेस करते हैं, यानी हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया करवा देते हैं। क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन ड्रग्स की है तो फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ फैट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज, फैट एक्युमुलेशन इन द एब्डोमेन, इस तरह के इश्यूज, नेक में फैट की एक्युमुलेशन वगैरह हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम था वो दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेज इनहिबिटर। इंटीग्रेज इनहिबिटर हमारे पास ड्रग्स हैं वेल्टेग्राविर, एल्विटेग्राविर, डोलुटेग्राविर और बिगटेग्राविर। अच्छा, इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि these agents work by inhibiting the insertion of proviral DNA into the host cell DNA, यानी कि जो हमारे पास सेल होता है, हमारे सेल का जो DNA है और एक वायरल का DNA, वायरस का DNA
हमारे डीएनए के अंदर जो इंसर्ट होता है ये उसको ब्लॉक कर देता है कि वायरस का डीएनए हमारे डीएनए को ओवरलैप ना कर सके। तो जो इंटीग्रेज एंजाइम है, दे हैव टू डाइवेलेंट मेटल आयंस दैट सर्व एज द चिलेशन टारगेट्स फॉर द ड्रग्स। यानी कि इनके पास दो डाइवेलेंट मेटल आयंस होते हैं, हमारी ड्रग इन्हीं मेटल आयन पे जाके बाइंड कर जाती है। So the active site of the enzyme is occupied and integration process is halted। यानी हम एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वहां पे ड्रग जाके उसको ब्लॉक कर देती हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स देखी जाए एल्टेग्राविर की, तो हाफ लाइफ इसकी 3 आवर्स है अलोन अगर यूज की जाए, लेकिन अगर बूस्टर साथ यूज करते जैसे कोबिसिस्टेट है तो 9 आवर्स तक इसकी हाफ लाइफ हो जाती है। डोज ओडी, लेकिन जब हम बूस्ट करते हैं उसके साथ ओडी है। टैबलेट तकरीबन 150 mg की आती है और विद फूड हम देते हैं। वेल टॉलरेटेड विद नोजिया एंड डायरिया। इंटरेक्शन आ सकते हैं जैसे कि ये चिलेशन करते हैं, तो चिलेशन इनकी एंटासिड्स के साथ भी हो सकती है, और अगर एंटासिड के साथ दे रहे हैं तो रिडक्शन हो जाती है बायो अवेलेबिलिटी में, तो इनको हम एंटासिड्स के साथ अवॉइड करते हैं। रेजिस्टेंस हो सकती है, जैसे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन ऑफ द एंजाइम हो तो फिर हमारी ड्रग वहां पे बाइंड नहीं करती। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स इन, दे आर कॉल्ड एंट्री इनहिबिटर्स, जैसे एनफुविरिटाइड और मेराविरॉक। अब ये जो ड्रग्स हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो वायरस है जब हमारे टी सेल के साथ बाइंड करता है तो वायरस के पास होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये वायरस के ऊपर छोटा सा एक एंजाइम होता है, ये प्रोटीन होता है बेसिकली। तो इस प्रोटीन के थ्रू वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ इन्फ्यूज करता है। हमारे पास जो ड्रग है एनफुविरिटाइड, वो बेसिकली करती क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन 41 को प्रिवेंट करती है कि वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज ना करे। तो जब ये फ्यूजन नहीं होगा तो वायरस जो है हमारे सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो ये लिहाजा हमारी ड्रग एक तो एंट्री इनहिबिटर है। दूसरा जो है, अच्छा ये ड्रग जो है सबक्यूटेनियसली जाती है। एडवर्स इफेक्ट देखे जाए तो रिलेटेड टू इंजेक्शन, पेन, एरिथमा, इंड्यूरेशन या नोड्यूल्स करता है। नेक्स्ट ड्रग इज मेराविरॉक। मेराविरॉक क्या है? इट इज एन इनहिबिटर दैट ब्लॉक्स द CCR5 को रिसेप्टर। अच्छा, तो CCR5 को रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, दैट वर्क्स विद ग्लाइकोप्रोटीन 41 टू फैसिलिटेट द HIV एंट्री। तो यानी कि मेराविरॉक भी एंट्री इनहिबिटर है ताकि ड्रग हमारे सेल्स के अंदर ना जा सके। ये पर ओरल ड्रग जाती है। मेटाबॉलिज्म इसकी लिवर से है और जनरली वेल टॉलरेटेड है। ड्रग इज एसोसिएटेड विद सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी अगर टॉक्सिसिटी करती है तो लिवर की टॉक्सिसिटी इसकी सीवियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स हैं, दे आर कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक एनहांसर्स, यानी इन ड्रग्स की अपनी कोई HIV एक्टिविटी नहीं है। सिंपली ये है कि जो बाकी ड्रग्स हमने डिस्कस किए हैं उनके साथ अगर दी जाए कंकमिटेंटली तो ये उनकी फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल को बढ़ा देते हैं, जैसे कि राइटोनाविर है। अब ये पोटेंट इनहिबिटर है साइटोक्रोम 3A का, और अक्सर जो हमने पीछे ड्रग्स डिस्कस किए हैं वो 3A से मेटाबोलाइज होती हैं। तो अगर इस एंजाइम ही को ब्लॉक कर दिया जाए तो जो पिछली ड्रग्स मेटाबोलाइज होती थी अब उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो एक तो राइटोनाविर ये ड्रग है हमारे पास जो कि बूस्टर के तौर पे यूज होती है, इसकी अपनी हाफ लाइफ 3 to 5 आवर्स है। नेक्स्ट कोबिसिस्टेट है जो कि इनहिबिटर है साइटोक्रोम 3A आइसोएंजाइम का, और ये भी एनहांस करता है बायो अवेलेबिलिटी को। और या एटेजनाविर स्पेसिफिकली इस ड्रग के साथ, डोरुनाविर के साथ, या इंटीग्रेज इनहिबिटर जैसे एल्विटेग्राविर है, इनको एनहांस कर देता है। लेकिन इसका कोबिसिस्टेट का इशू है कि इसके अपने बहुत सारे ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस आती हैं। इसके अलावा ये सीरम क्रेटिनिन लेवल को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो यहां तक जो हमारे पास था, एक तो फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर्स डिस्कस किए हमने, इसके अलावा हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग डिस्कस की हैं जो कि HIV को इन्फेक्शन फैलाने नहीं देती और HIV को इन पेशेंट्स को ट्रीट कर देती हैं। सो ये एक ब्रीफ हमारे पास डिस्कशन थी अबाउट एड्स, HIV और इन्फेक्शन और उसका ट्रीटमेंट।